लाइक इट। ओके ओके जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ, इकोनॉमिक्स की क्लास में, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम मनी के चैप्टर पे थे और हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए थे। हमने इस चैप्टर के अंदर पहले मीनिंग ऑफ मनी को पढ़ा, फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम, फिर हमने पढ़ा ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, उसको भी हमने अच्छे से पढ़ा। और उसके बाद हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था, फिर पढ़ा हमने फॉर्म्स ऑफ मनी, उसको खत्म किया और हम चल पड़े थे किस तरफ, सप्लाई ऑफ मनी की तरफ। हमने कहा था यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, सप्लाई ऑफ मनी इज डिफरेंट देन द सप्लायर ऑफ मनी। Supply of money means the stock of money held by the public at any point of time. That is called the supply of money. इसके अंदर हमने कहा इसके कंपोनेंट्स में तीन चीजें आती हैं। जब हम सप्लाई ऑफ मनी का टोटल पढ़ रहे थे तो हमने कहा इसमें तीन चीजें आती हैं, एक सी प्लस डीडी प्लस ओडी। सी स्टैंड फॉर करेंसी, मीन्स नोट्स एंड करेंसी, चाहे वो नोट्स हो चाहे पेपर मनी हो। डीडी स्टैंड फॉर डिमांड डिपॉजिट्स एंड ओडी स्टैंड फॉर अदर डिपॉजिट्स। इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है M1। M1 मीन्स इट्स जस्ट अ टाइप टू मेजर द मनी। मनी को मेजर करने के चार तरीके उन्होंने बताए थे। सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करने के आरबीआई ने चार मेथड बताए हैं। कौन से? M1, M2, M3, M4। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, सिर्फ M1। M1 ही सिर्फ आपके सिलेबस में है और आपको उतना ही इसको पढ़ना है। और M1 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? M1 के अंदर तीन चीजें आती हैं। M1 के अंदर हमने कहा M1 के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक C प्लस DD प्लस OD। C के बारे में मैंने कल बता दिया। C स्टैंड फॉर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अंदर कॉइन्स भी आ गए और इसके अंदर नोट्स भी आ गए। ठीक है जी, आओ आगे चले। डीडी, ये इंपॉर्टेंट है। हम डीडी के बारे में लिख रहे थे कि लिख दिया था? लिखना था। तो आ जाओ, हम सी के बारे में कर चुके, अब हम चले डीडी के बारे में। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। लिखो, दोज डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक which are payable on demand. Those deposits in commercial banks which are payable on demand. They are the deposits in which checks can be written. Checks can be written. ठीक है जी, ये बात छोटी सी इसमें नोट करने वाली है। और फिर आगे इसी में लिखो, इसी में आगे लिखो, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट। जो भी पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है चाहे करंट अकाउंट में पड़ा है, दोनों को हम डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड करते हैं। चाहे वो पैसा सेविंग अकाउंट में है चाहे वो करंट अकाउंट में। मालूम है सेविंग अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है? ये तो मालूम है। सेविंग अकाउंट जो इनकम वाले लोग खोलते हैं, करंट अकाउंट जो बिजनेस खोलते हैं। ठीक है, दोनों अकाउंट में जो पैसा पड़ा है किसी भी इंसान का, तो उसको हम किसमें ऐड कर देते हैं? डिमांड डिपॉजिट। फाइन। लेकिन इसके साथ भी एक बात और लिखो, एक और नोट लिखो इसके साथ, एक इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग डिमांड डिपॉजिट। इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो जो आपको पेपर में फंसा सकता है जो क्वेश्चन। उसके लिए आप लिखो, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट, only net demand deposits are included in money supply. Only net demand deposits are included in money supply. अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट, इनमें क्या फर्क है? तो लिखो फटाफट जल्दी से, नेट डिमांड डिपॉजिट
नेट डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट माइनस इंटर बैंकिंग क्लेम्स। Yes, charges and all that. That is called interbanking claims. अब यहाँ कहानी आएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरबैंकिंग क्लेम्स, तो लिख लो इंटरबैंकिंग क्लेम्स of one bank against the other। ये होते हैं एक दूसरे बैंक के आपस में जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरबैंकिंग क्लेम्स। इनको हम माइनस कर देते हैं। आपको इसको निकालना नहीं पूछेगा कभी, लेकिन कभी ये पूछ सकता है कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम कौन सा डिपॉजिट लेते हैं, ग्रॉस लेते हैं या नेट लेते हैं, ये पूछ सकता है पेपर में। तो हम हमेशा कौन सा ऐड करेंगे, नेट डिमांड डिपॉजिट। या आपसे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला पूछा जा सकता है हाउ टू कैलकुलेट नेट। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देंगे, बहुत सारे छोड़ देंगे। जो चीज सारे छोड़ देते हैं वो कभी पेपर में आती है। अभी भी हम 2 नंबर पीछे रह गए, फिर 100 नंबर इकोनॉमिक्स में आते हैं। मैं फिर बोलता हूँ अकाउंट्स में 100 नंबर आपने देख लिए, इकोनॉमिक्स में भी 100। इस बार इको में बहुत कम नंबर गए हैं, बहुत कम गए इको में। इको के पास इस बार बहुत कम है बच्चों के। वो बच्चे जो यहाँ पे 100 नंबर दिखा रहे थे अकाउंट्स के अंदर, उनके इको के अंदर 92 93 हैं, 7 नंबर पीछे हैं। इको में इस बार नंबर बच्चों के कम गए हैं, लेकिन जबकि इको में 100 बहुत बार आते हैं। इको के अंदर 100 नंबर लाने बहुत आसान है, क्योंकि इको को थोड़े टाइम पढ़ो तो ज्यादा नंबर आते हैं। आप आधा घंटा से 1 घंटा अगर इको रोज पढ़ते हो तो 95 से प्लस की गारंटी तो आप लिख के मेरे से साइन करवा लो किसी व्हाइट पेपर। अगर 1 घंटा रोज पढ़ गए ना तो 97 से ऊपर जाओगे 100%। सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन लिख के पढ़ना है, याद नहीं करना। जो भी पढ़ना है 12th क्लास के अंदर, चाहे वो बीएसटी है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे अकाउंट्स है, थ्योरी कुछ भी नहीं है। देयर इज नो थ्योरी इन क्लास 12th। सब कुछ लिख के देखना है, हाथ से लिख के। चाहे 2 ही क्वेश्चन लिखो इको के, लेकिन लिख के चेक करो। 1 घंटा अगर आप इको लिखते हो तो कम से कम मनी जैसे चैप्टर को पूरा खत्म कर सकते हो। 5 ही टॉपिक है ना मनी के। अगर आप 1 घंटा भी लिखते हो तो मनी का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर खत्म हो सकता है 1 घंटे में। तो 1 दिन में 1 चैप्टर हो सकता है। अगर आप 1 घंटे के हिसाब से चलो तो पहले 4 चैप्टर जो आपने खत्म किए, विद इन 2 वीक्स आप उसे भी खत्म कर सकते हो, रिवाइज फाइनल रिवीजन के हिसाब से। तो साथ के साथ रिवीजन स्टार्ट कर दो। मेरे पेपर देने की वेट मत करो। आप ये मत समझो कि सर कभी पेपर लेंगे तो उस रात को पढ़ेंगे। अरे खाते रोज हो, सोते रोज हो, नहाते रोज हो, आते रोज हो, बातें रोज करते हो, तो डेली साथ साथ पढ़ाई शुरू करो। अब मार्केट में कंपटीशन बहुत खतरनाक है। अब हमें और ज्यादा अलर्ट होना होगा, और ज्यादा हमें सीरियस होना होगा स्टडी को लेके। आप लोगों को अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए हर रोज के हिसाब से, ऑन अ डेली रूटीन। अब छोड़ दो ये बातें कि हम सितंबर में स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडी नाउ ऑन अ डेली बेसिस। नाउ डेली बेसिस मैं रोज आपको ये बात अब समझा रहा हूं कि अब डेली बेसिस पे पढ़ने का वक्त आ गया। अब आपको सब कामों को छोड़ के, फोन की तरफ, फोन को छोड़ के, टीवी को छोड़ के, इन सब चीजों को छोड़ के अब पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाना जरूरी है। ये सच है। अब आ गया टाइम, और 1 महीना निकल गया ना तो फिर मेरे बोलने का कोई फायदा रह नहीं जाएगा। फाइन। इसीलिए 100 नंबर पूरे 100 मार्क्स। देखो इस बार भी 98 पे हम रुक गए। लास्ट ईयर भी हम 98 पे थे इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन इस बार 98 बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इस बार 98 बहुत अच्छे मार्क्स है। बच्चों के नंबर कम आए इकोनॉमिक्स में। लास्ट ईयर भी हम 98 पे थे। अकाउंट्स में बेशक हम 1 नंबर आगे बढ़े हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में आगे नहीं बढ़े। हम 100 नंबर ला सकते हैं। वो बच्चे हैं हमारे पास जो 100 ला सके। 100 मार्क्स वाले बच्चे हैं। वो आप ही बच्चे हो जो 100 ला सकते हो। इसमें नंबर आते हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि आप जब स्कूल में टेस्ट दोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आप पता है क्या होता है, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हो, घबरा जाते हो। स्कूल के टेस्ट में नंबर नहीं आए, क्योंकि स्कूल के अंदर मैडम उसी बुक से क्वेश्चन देगी या वो वाले क्वेश्चन देगी जो बुक से मैडम ने पैसे लिए हैं, जिस राइटर से पैसे लेके बुक लगवाई है। लेकिन जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, वी आर कवरिंग 100% ऑफ टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स।
फॉर फाइनल स्टडी, फॉर फाइनल एग्जाम। तो स्कूल के एग्जाम में हो सकता है 5-10 नंबर आपके कम आ जाए, लेकिन फाइनल एग्जाम के अंदर आपके 100 में से 100 आने चाहिए। और हर मेरे 2 साल से 98 आ रहे हैं, बस 2 नंबर पीछे रह रहे हैं हम 100 में से। तो आप थोड़ा सा जोर लगाओ और पूरे 100 में से 100 अकाउंट्स के अंदर, इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडी के अंदर भी बड़े आराम से। देखो बिजनेस स्टडी में 5 नंबर लूज होते हैं, अभी तक हाईएस्ट 95 गए हैं। बिजनेस स्टडी में आप 95-97 के लिए ट्राई करो, लेकिन उसके साथ आपके पास एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे किसी के पास फाइन आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स में पूरे 100 मार्क्स आते हैं। किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, उसमें पूरे 100 मार्क्स आते हैं। और इंग्लिश को मत छोड़ देना। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 95 प्लस दे देगा। तो जो थोड़े बहुत शॉर्टेज रह जाएगी परसेंटेज के अंदर, वो इंग्लिश और उसका जो फिजिकल एजुकेशन या फाइन आर्ट्स पूरी कर देगा। ऐसे लेके चलो। दे आर नंबर गिविंग सब्जेक्ट्स, दे आर मार्क्स गिविंग सब्जेक्ट्स। तो इसको साथ लेके आपने चलना। एक बात दिमाग में डाल लो, अकाउंट्स में अगर आपके 95 मार्क्स 98 मार्क्स आ गए और बिजनेस स्टडी और इको के अंदर आप 90 से नीचे छूट गए, कोई फायदा नहीं उस नंबरों का। टोटल मार्कशीट में कहीं नहीं जुड़ेगा वो। टोटल मार्कशीट के अंदर तो आपकी मार्कशीट छोटी रह जाएगी। आप एक बात दिमाग में क्लियरली डालो कि 5 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, जिसमें से 3 पे जोर लगाना है और 2 को पीछे रखना है सपोर्टिंग के लिए। 5 को एक साथ लेके चलना है, 5 को एक साथ, किसी एक को नहीं पढ़ना, 5 को एक साथ पढ़ना है, ऑल 5 एट वंस। और रोज पढ़ना है, हर रोज पढ़ना है, ठीक है। हर रोज इसको पढ़ो कम से कम आधा घंटा। तो लो, ये लिखा हमने क्या, ये लिखा हमने डीडी में क्या क्या था। डीवीडी में आएगा सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट। और इंपॉर्टेंट नोट मैंने क्या कहा, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडिंग इन मनी सप्लाई। और वो क्या होता है जी, ग्रॉस माइनस इंटर बैंकिंग क्लेम्स। इंटर बैंकिंग क्लेम्स क्या होते हैं, एक और दूसरे बैंक के आपस में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ठीक है जी। लो, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। आओ आगे चले, हम आगे चलते हैं, ओडी के बारे में लिखते हैं। ओडी का मतलब क्या है, लेट अस राइट ओडी। तो डिमांड डिपॉजिट खत्म हुआ। सर इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है ना? कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा इसके अंदर, बस इतना ये थ्योरी आएगी, प्रैक्टिकल नहीं आएगा कोई भी इसके अंदर। ठीक है। तो लो, ओडी के अंदर अब हम ओडी की बात करें, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ओडी का मतलब क्या है, ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट। लिखो, ओडी रेफर्स टू अदर डिपॉजिट which includes demand deposit with RBI, which includes demand deposits with RBI। सुनना मेरी बात, इसमें क्या इंक्लूड होता है, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है। किसके किसके, तो लिखो नंबर वन लिखो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD, NABARD। ये बैंक है, बैंक का नाम है NABARD। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक NABARD, एक ये NABARD हो गया। ठीक है। दूसरा IDBI, या बैंक्स के नाम मैं लिखवाता हूं अभी। दूसरा IDBI ये हो गया। ठीक है जी। और ETC, सुनना गौर से, मैं ये बात को गौर से सुनना। दीज आर कॉल्ड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बैंक की तरह काम नहीं करते, ये बैंक की तरह काम नहीं करते। दीज आर कॉल्ड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 2 हमें दिए गए, कौन कौन से, एक NABARD और एक IDBI। NABARD क्या होता है, पढ़ो NABARD के बारे में। NABARD क्या, लिख लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NABARD। NABARD का मतलब है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। और दूसरा हमारे पास है आईडीबीआई। अब ये आईडीबीआई क्या है? ये है जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक तो ये चीज इसके अंदर, और क्या आएगा? प्लस डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। लो, दूसरा इसमें ऐड करो डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। तीसरा डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी। अरे सुनो मेरी बात एक बार फिर से, अगर आप कहीं यहां वहां भटक गए तो फिर से समझाता हूं। अदर डिपॉजिट्स के अंदर हम क्या लेते हैं? पहले सुनो, हेडिंग क्या है? द डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। The demand deposit with RBI of international financial institutions. But यहां लिखो but, यहां से लिखो but deposits of government and banks, deposits of government and banks in RBI are not included in OD। ठीक है जी। डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक्स इन आरबीआई आर नॉट इंक्लूडेड इन ओडी। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन बात समझने वाली सिंपल सी ये है कि हम इन सब डिपॉजिट्स को तो ऐड करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को ऐड नहीं करते। ये कौन से डिपॉजिट्स हैं? दीज आर द डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई माने द पापा ऑफ ऑल द बैंक्स, जो सबसे बड़ा बैंक है। वहां जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स पड़े हैं, किसके? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, इसको हम ऐड करेंगे। और किसके? डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, इसको भी ऐड करेंगे। और किसके? डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको भी। लेकिन अपनी खुद की गवर्नमेंट के और अपने खुद के कमर्शियल बैंक्स के अगर कुछ डिपॉजिट आरबीआई में है तो उसे इंक्लूड नहीं करना। आप समझ रहे हो? अपनी खुद की गवर्नमेंट, यानी अगर हम मनी सप्लाई ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई में पड़ा है या जो इंडियन कमर्शियल बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास है, हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। हम किसे इंक्लूड करेंगे? व्हेन इट्स कम टू ओडी, हम ओडी में किसको इंक्लूड करेंगे? द डिपॉजिट्स, द डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, द डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनके तो ऐड करेंगे, लेकिन अपने वाले को ऐड नहीं करेंगे। द डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स इन आरबीआई आर नॉट इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हुई थोड़ी सी, लेकिन फिर मेरी बात सुनो, इतना खतरनाक तरीके से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आता है, लेकिन फिर वही बात, हम 1 नंबर मिस नहीं करना चाहते, इसलिए इतना डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूं। नहीं तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा के आगे निकल जाता। मैं इतना वक्त इसलिए इसमें चाया कर रहा हूं कि कहीं से वो 98 और 100 के बीच का गैप ढूंढ सके।
वो गैप क्यों हर बार रह जाता है 2 नंबर का, उसे ढूंढना है तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाना होगा और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा। मजाक में की गई पढ़ाई और मजाक में कराई गई पढ़ाई के अंदर 98 तक ही बात पहुंच पा रही है। इसमें हमारा भी ड्रॉबैक है, 100 में से 100 नंबर आने जरूरी है, 100 में से 100 आने जरूरी है। हमारे बच्चे 2 साल से 98 पे रुक जाते हैं, 100 में से 100 आना जरूरी है, तभी कोई बात बन पाएगी। इको में 100 आते हैं, ठीक है जी, और इस बार आएंगे 100% आएंगे, और अकाउंट्स में भी आएंगे, ये 100% है, ठीक है। तो लो इधर लो, होगी बात खत्म। लेकिन यहाँ एक नोट लिखो, इसके साथ भी एक नोट लिखो, फटाफट जल्दी से एक नोट लिखो। ये लिख दिया आपने सबने, लिखो इट मस्ट बी नोटेड, एक इंपॉर्टेंट नोट डालो। इट मस्ट बी नोटेड दैट, इसे नोट किया जाए, इस बात को नोट किया जाए, दैट ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट्स, ओडी with RBI, contributes a very small portion, of M1. Therefore they don't cause any significance, role in formulation of monetary policy. ये जो ओडी के बारे में हमने पढ़ा, इसका टोटल M1 के अंदर बहुत छोटा सा रोल है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब हम बेसिकली M1 की बात करते हैं तो हम 2 चीजों पे ज्यादा जोर करते हैं, C प्लस TD। हम इस ओडी पे ज्यादा जोर नहीं करते। ये बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होनी चाहिए, दैट इट मस्ट बी नोटेड दैट दिस ओडी विद RBI कंट्रीब्यूट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ M1, देयरफॉर दे डोंट कॉज एनी सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जब कभी भी किसी देश की किसी इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, मुद्रा नीति से कहते हैं, मुद्रा नीति मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, उस टाइम पे M1 को जब कंसीडर किया जाता है, मनी सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है, तो ओडी को ज्यादा ख्याल से नहीं देखा जाता। लेकिन जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे और पेपर की बात करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो फिर हम ओडी के अंदर 3 चीजें ऐड करेंगे, एक C प्लस DD प्लस ओडी। मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि डीडी में क्या क्या आता है और ओडी में क्या क्या आता है, ठीक है। इतना ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत इसको नहीं है, एक बार हल्का सा समझ लोगे दैट इज मोर देन इनफ है। ज्यादा डीप में जाके इसको याद करने की और रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये 1 नंबर का गेम है, ज्यादा नहीं है। चलो यहाँ खत्म हुआ, ये टॉपिक भी यहाँ खत्म हुआ कि कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। लेकिन हाँ, एक चीज बच गई, वो है M2, M3 और M4। उसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उसे छोड़ देते हैं। वैसे मेरे पास है कि M1 में क्या क्या आता है, M2 में क्या क्या आता है, M3 में क्या क्या आता है, लेकिन मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं है। आप बिना बात के क्यों कंफ्यूज हो, छोड़ देते हैं। आओ आगे चले, लास्ट टॉपिक में आ जाए, हु सप्लाई मनी। अब हम आखिरी एक टॉपिक बचा कि पैसा सप्लाई कौन करता है, हु सप्लाई मनी, कौन? वेरी गुड, सही कह रहे हो आप, हु सप्लाई मनी, who supplies money। पैसा मार्केट में सप्लाई कौन करता है? मनी सप्लाई क्या होती है आपने पढ़ लिया। मनी सप्लाई मीन्स द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट हु सप्लाई, सप्लायर कौन है पैसे के?
हर गुड्स का कोई ना कोई सप्लायर होता है ना। ये पेन भी किसी ने सप्लाई किया है, ये शर्ट भी, कपड़ा किसी ने सप्लाई किया है, ये फोन किसी ने सप्लाई किया है, ये स्टैंड, ये सब कुछ सप्लाई किया है, कोई ना कोई सप्लायर है। बट हु सप्लाइज मनी? तो लिखो फटाफट, लिखो जल्दी से आप। द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, the source of supply of money are government, comma central bank, ऊपर कर, and commercial bank। सुनो मेरी बात, जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो 3 लोग आएंगे। एक, फिर कौन कौन? गवर्नमेंट, दूसरा सेंट्रल बैंक, और तीसरा भूल गए, तीसरा कमर्शियल बैंक। अभी चलेगा, अभी जान है, आखिरी क्षणों में है अपने, कोई बात, तब तक क्लास पूरी हो जाएगी। ये लो, ठीक है जी। अरे सुनो, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, बहुत बड़ा झोल है यहाँ पे। ये कौन है? द वन हू सप्लाइज द मनी इन द इकोनॉमी। मार्केट में पैसा सप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है हु इश्यूज द मनी। ये वाली इश्यू नहीं, हु इश्यू द मनी। लिखो बड़ा जल्दी से। यहाँ बात आई सप्लाईज की, तो जब बात सप्लाई की आएगी तो 3 लोग हैं, लेकिन जब बात आएगी इश्यू ऑफ मनी, तो यहां लिखो आप, इश्यू ऑफ मनी कौन करता है? पैसा मार्केट में इश्यू कौन करता है? तो लिखो द इश्यू ऑफ मनी आर द गवर्नमेंट, या इश्यू करने के लिए आर द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी अब आपसे 1 नंबर में पूछे कमर्शियल बैंक्स इश्यू द मनी इन द मार्केट, बोलो राइट और रॉन्ग? बोलो राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। बन गया ना 1 नंबर का क्वेश्चन? सोचो ना, छोटी सी बात में फंसा देगा। यहां सप्लाईज, दीज पीपल सप्लाई द मनी, बट व्हेन इट्स कम टू इश्यू ऑफ मनी तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक तो गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक इश्यू ऑफ मनी नहीं करता, कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी। कमर्शियल बैंक डज नॉट इश्यू द मनी, कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी इन द मार्केट। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी इन द मार्केट। ये पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। बैंकिंग में जा रहे हैं ना अगले चैप्टर में, वहां ये पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक डज नॉट इश्यू मनी। जब बात मनी इश्यू करने की मार्केट में आएगी, पैसा बांटने की बात आएगी, तो फिर 2 ही लोग हैं, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। कैसे? लिखो आगे, जल्दी से लिखो। In India, it is Ministry of Finance, वित्त मंत्रालय जिसे आप कहते हो हिंदी में। In India, it is Ministry of Finance that issues 1 rupee note। फिर कौन कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कौन कौन सी चीजें इशू करेगा? 1 रुपए के नोट। लिख लो, लिख लो, गलती होती है यहां पे। 1 रुपी नोट प्लस ऑल कॉइन्स। ठीक है जी। एंड देन आरबीआई क्या इशू करेगा? कॉइन तो सारे ये ले गया, नोट सारे ले गया, तो आरबीआई 2 रुपए के नोट से लेके, आता है भाई 2 रुपए का नोट है, 2 रुपए अभी भी आता है, 2 रुपए के नोट से लेके 2000 के नोट तक, 2 रुपए के नोट से लेके 2000 के नोट तक कौन इशू करेगा? आरबीआई। याद रखना, सुनो मेरी बात, यहां बातें याद रखने वाली हैं। ये 2 रुपए के नोट से लेके 2000 के नोट तक आरबीआई की जिम्मेवारी है, और 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। 2 लोग मिलकर पैसा देते हैं, इशू करते हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे वित्त मंत्रालय कहते हैं, वो 1 रुपए के सिक्के और सारे कॉइन्स,
और बचे हुए सारे के सारे नोट किसके हिस्से चले गए, आरबीआई के हिस्से। होगी बात क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है, एक और क्वेश्चन जो आपसे कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूं, ये थोड़ा सा हट जाते हैं अलग टॉपिक से, फिर भी लेकिन लिखो, जल्दी से लिखो। हाउ डज आरबीआई इश्यू मनी, हाउ डज आरबीआई इश्यू मनी, दिमाग में आना चाहिए। अरे भाई जब कहते हैं दुनिया में इतने गरीब हैं, हिंदुस्तान में इतने गरीब लोग हैं, कईयों के पास खाने को एक टाइम की रोटी नहीं है, कईयों के पास पहनने को ढंग से कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, और आरबीआई को नोट छापने की पूरी वो है, छूट है, तो आरबीआई नोट छाप करके सबको बांटता क्यों नहीं। एक बार मैडम ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आरबीआई जब सारे नोट छाप सकता है, मैं प्रीति को जब पढ़ा रहा था तब मैडम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई जब नोट छाप सकता है, 2 रुपए से लेके 2000 के नोट इशू कर सकता है, प्रिंट कर सकता है मार्केट में, तो फिर वो नोट छाप के को बुला, हाँ भाई तू इधर आ जा, रंजीत सिंह तू बहुत गरीब है, इधर आ, ये पकड़ 1 करोड़ है। अरे हम जैसे गरीब लोगों का भला नहीं हो जाएगा, अरे मतलब है। अरे सुनो ना, कभी दिमाग में आपके आना चाहिए कि भाई आरबीआई पैसे इशू करता कैसे है। क्या आरबीआई जब चाहे जितने चाहे नोट छाप ले और मार्केट में बांट दे, क्या ऐसा कर सकता है? अगर ऐसा आरबीआई कर सकेगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता, आरबीआई मार्केट में जब चाहे तब चाहे पैसा इशू नहीं कर सकता। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि आरबीआई पैसा इशू करते कैसे। देखो, आरबीआई अपने पास एक स्टॉक रखता है, आरबीआई के पास अपना एक स्टॉक है जो 200 करोड़ रुपए का है। कितने का? 200 करोड़, उतने का स्टॉक है। उसके अंदर 115 करोड़ जो है उसका गोल्ड है, 115 रुपए का, उसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड है, गोल्ड का स्टॉक। यस, 115 करोड़ का गोल्ड का स्टॉक है। 115 करोड़ का उसके अंदर आरबीआई के पास गोल्ड का स्टॉक है, और बचा हुआ 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि आरबीआई जब चाहे पैसे इशू कर दे। आरबीआई की लिमिट है 200 करोड़। 200 करोड़ में 115 करोड़ का क्या है? गोल्ड है, और 85 करोड़ का क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। अब आरबीआई को पैसा इशू करना है मार्केट में, मार्केट में पैसा इशू करना है ना, तो मार्केट में पैसा इशू अगर आरबीआई करेगा तो जितने का पैसा वो मार्केट में इशू करेगा उतने ही पैसे का उसको वापस से स्टॉक रिकवर करना होगा। जितना पैसा वो मार्केट में इशू करेगा उतने ही पैसे का उसको स्टॉक ऐड करना होगा, तभी इशू कर सकेगा। यानी 200 करोड़ से नीचे कभी स्टॉक नहीं जाना चाहिए। आई मेरी बात समझ? 200 करोड़ से नीचे का स्टॉक नहीं चलना चाहिए। तो आप थोड़ी सी 2 लाइनें लिख लो इसके अंदर, बाकी डिटेल में आगे आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी आप लिख लो, जल्दी से लिखो। आरबीआई इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ MRS। आरबीआई इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ MRS। ये MRS क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। That is minimum reserve system. According to this, RBI has to maintain. According to this, RBI has to maintain minimum reserve of 200 crores. According to this, RBI has to maintain minimum reserve of 200 crores in the form of gold and foreign exchange. In the form of gold and बेटे RBI can issue money on the basis of minimum reserve system. RBI has to keep 200 crore. कितना है? RBI has to maintain a minimum of 200 crores in the form of gold and foreign exchange. ठीक है जी? In that 115 crore is the gold and 85 crore is the foreign securities,
और एक्सचेंज, कुछ भी कह सकते हैं। एंड द 85 करोड़ इज द फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब लिखो प्रैक्टिकल बात, नीचे 2 लाइनें, अगर मेरा ये चल रहा है, अभी रिकॉर्ड हो रही है, गई तो नहीं, ओके लिख लो, प्रैक्टिकल बात लिख लो क्योंकि अब काम की बात है। अब अगले पैरा में चले जाओ। नाउ लिखो, नाउ सपोज आरबीआई विशेस टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। विश कर रहा है, मतलब चाहत है उसकी, विशेस टू इंक्रीज the money supply in the economy by rupees 100 crore, by rupees 100 crore. Then in that case RBI has to purchase securities from the market of rupees 100 crore, which will rise the money stock with RBI. Which will rise the money stock, no, क्या लिखा? Which will rise the money stock, आगे no लिखो, with RBI काटो, which will rise the money stock in the circulation. ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आरबीआई सीधे नोट मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकता, उसे 100 करोड़ के नोट मार्केट में फेंकने हैं, 100 करोड़ के। ऐसा एग्जांपल लिया हमने कि मानो आरबीआई को 100 करोड़, वैसे जगह है, मान लो आरबीआई को 100 करोड़ के नोट मार्केट में सर्कुलेट करने हैं, नए मार्केट में नोट इश्यू करने हैं, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आरबीआई मार्केट से 100 करोड़ की सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। जब आरबीआई 100 करोड़ की सिक्योरिटीज को मार्केट से परचेज करेगा तो क्या देगा? पैसे, और ऑटोमेटिकली पैसा कहां चला जाएगा? सर्कुलेशन के अंदर। किसी भी हालत में आरबीआई नोट छाप के सीधे मार्केट में नहीं बांट सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है। Whenever RBI has to put the notes in the market, new notes in the market, RBI has to buy the securities from the market. वो परचेज करेगा। जब आरबीआई परचेज करेगा सिक्योरिटीज को, तो परचेज के लिए क्या देगा? कैश, पैसा, और वो पैसा कहां जाएगा? मार्केट के अंदर। इस तरीके से आरबीआई पैसा देता है मार्केट के अंदर, नोट छाप के गरीबों में बांट देगा, तो उससे क्या होगा? उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, उससे इतनी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। जब आपके पास पैसा आएगा, मुझे जैसे गरीब आदमी के पास अगर 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं भाग के जाऊंगा और एक अच्छी सी कार ले लूंगा। ऐसे ही मुझ जैसे और भी बहुत सारे गरीब होंगे, वो भागे भागे मार्केट में जाएंगे, कोई फोन लेगा, टीवी लेगा, फ्रिज लेगा, कार लेगा, घर लेगा, एक साथ मार्केट के अंदर डिमांड ही बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा? फिर इन्फ्लेशन, सप्लाई तो हो नहीं पाएगी, एकदम इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, फिर लोग एक दूसरे को पीटना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो इसलिए आरबीआई कैसे पैसे इशू करता है, मैंने ये भी आपको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा चलो ठीक है, बाकी कल करेंगे। चलो, खत्म हुआ चैप्टर आपका, कल हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग का चैप्टर। ठीक है जी।